क्लियर। और फिर 24 का है, अगर 24 ये बेसिकली है चाइल्ड लेबर को लेकर, समझ रहे, चाइल्ड लेबर को लेकर कि बिलो द 14 ईयर्स, बिलो द 14 ईयर्स के चाइल्ड को किसी ऐसे फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं रखा जाएगा जहां पर उसके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। मींस कि 14 ईयर्स, क्लियर। अब यहां पर चाइल्ड लेबर को लेकर एक एमसी मेहता वर्सेज इंडियन यूनियन 1990, एमसी मेहता वर्सेज इंडियन यूनियन 1996 में चाइल्ड लेबर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, एक गाइडलाइन दी। अब यह इस गाइडलाइन में पहला पॉइंट है कि एक चाइल्ड वेलफेयर फंड का फॉर्मेशन किया जाए, फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड वेलफेयर फंड, समझ रहे हैं कि नहीं। और इसमें एम्प्लॉयर जो है वह 20K 20,000 प्रतिकर मीन्स एक अमाउंट है, लेकिन एक चीज सुनिएगा, इस प्रतिकर को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन, प्रतिकर का मतलब मार्केट वैल्यू, क्लियर। प्रतिकर का मतलब मार्केट वैल्यू, यानी मीन्स कि 1996 में 20,000 रुपए की जो वैल्यू थी वह वैल्यू आज के अब 1996 में नियर अबाउट, एक सिचुएशन में बता रहा हूं, 1996 में नियर अबाउट 3600 ऑब्लिक 10 ग्राम गोल्ड, यही था नियर अबाउट 10 ग्राम। अब है 65, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी, 10 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर 360 रुपया है, यहां पर 6,050 रुपया, यानी 20 टाइम्स बढ़ गया है। तो 20 टाइम्स बढ़ गया, तो इसका 20 टाइम्स का मतलब 4 लाख रुपए। एक मोटा मोटा मैंने है, तो वही तो मैं भी बोल रहा हूं 40 का 20 टाइम्स यहां पर है ना, तो यहां पर भी 20 टाइम्स होगा 4 लाख रुपए, ठीक। दूसरी पोजीशन, जहां पर बालक ऐसे इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है वहां से उसे कार्य पर से हटा लिया जाए, ठीक, उसे कार्य से हटा लिया जाएगा और उसके फैमिली के किसी एजेड पर्सन को या एडल्ट पर्सन को उस कार्य पर एम्प्लॉयमेंट दे दी। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि जहां पर यह पॉसिबिलिटी नहीं है कि एडल्ट पर्सन को एम्प्लॉयमेंट देना है, दिया जाए, जहां पर ये नहीं है कि बालक के परिवार के किसी एडल्ट पर्सन को नौकरी पर रखा जाए, तो वही तो बता रहा कि अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में 5,000 रुपए और राज्य इसमें एड करके चाइल्ड वेलफेयर फंड में डिपॉजिट करेगी सरकार। यहां सरकार के लिए कंपनी एम्प्लॉयर 20,000 है और ये 5,000 रुपए है, ये 1 लाख रुपए, ठीक। तो 5,000 एम्प्लॉयमेंट दे। अब तीसरा कि अगर वर्क नॉन इमरजेंसी है, ठीक, तो वहां पर बालकों को 4 to 6 आवर वर्क रखा जाएगा, वर्क पर रखा जाएगा 4 to 6, यानी मीन्स कि जहां पर वर्क ऐसा नहीं है जहां पर उनके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हो, जैसे कि सामान्य रूप में
ठीक। वैसी स्थिति में 4 to 6 आवर के लिए उनको नौकरी पर रखा जा सकता है, लेकिन बालक को पर डे 2 आवर्स पढ़ने का समय दिया जाएगा और यह इस एजुकेशन पर जो भी इन्वेस्ट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की होगी। ठीक। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ इंडस्ट्रीज को सुप्रीम कोर्ट ने इस कैटेगरीज में डिफाइन किया। पहला, आंध्र प्रदेश का टोबैको इंडस्ट्री, गुजरात का डायमंड इंडस्ट्रीज, मुरादाबाद का ब्रॉस इंडस्ट्रीज, फिरोजाबाद का ग्लास इंडस्ट्रीज, अलीगढ़ का लॉक इंडस्ट्रीज और मिर्जापुर भदोही का कारपेट इंडस्ट्री। इसको इस कैटेगरीज में उसने क्या किया, डिफाइन किया। अब इस कैटेगरीज में डिफाइन करने के बाद ये एनालाइज कर दिया गया कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। इसीलिए आप देखते होंगे या इस स्थिति को देखते होंगे तो इस स्थिति में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है या जो सबसे इम्पैक्ट है वह इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि चाइल्ड लेबर को रोका जाए। ठीक। और चाइल्ड लेबर को रोकने का इम्पैक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी और गाइडलाइन देते समय यह डायरेक्शन भी स्टेट को दिया कि चाइल्ड लेबर को कोई भी लॉ फॉर्मेशन करना हो, चाइल्ड लेबर को लेकर कोई लॉ फॉर्मेशन करना है तो उस लॉ फॉर्मेशन में इस गाइडलाइन को फॉलो कर दिया जाए। क्लियर। तो एक सिचुएशन ये है। ठीक। अब आइए नेक्स्ट है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। वहां पर काम करना ही नहीं है। हाँ। नहीं, यहां पर काम उनको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, लेकिन नॉन रिस्ट्रिक्टेड वर्क जैसे मान लो होटल, तो यहां पर आप काम करें लेकिन 4 to 6 आवर। उसके बाद एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसके पढ़ाई पर जो एक्सपेंडिचर आ रहा है उसे खर्च करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, एम्प्लॉयर की होगी। जो ठीक है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 to 20। इसमें थोड़ा सा इंग्लिश वाले लोग लिखे तो SR बम्बई वर्सेज इंडियन यूनियन। नहीं, कुछ नहीं, अभी कोई आर्टिकल नहीं है, इंट्रोडक्शन है। SR बम्बई वर्सेज इंडियन यूनियन 1994, सुप्रीम कोर्ट has been defined India is the secular state। सेकुलर ब्रैकेट में हिंदी में लिख लीजिएगा पंथ निरपेक्ष। एंड सेकुलरिज्म is the basic structure of Indian Constitution। No maintain of the secular structure by state structure by state। In this position, failure of the constitutional machinery and use of Article 356, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। ठीक। चलो हिंदी में लिखिए। SR बम्बई वर्सेज भारत संघ, SR बम्बई SR बम्बई वर्सेज भारत संघ 1994 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है और पंथ निरपेक्षता
संविधान का आधारभूत ढांचा है जो सरकारें सरकारें पंथ निरपेक्षता के स्वरूप को नहीं बनाए रख पाती हैं, उसे संवैधानिक विफलता माना जाएगा। ऐसी स्थिति में राज्य में आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जा सकता है। यूज ऑफ आर्टिकल 356 इन स्टेट। ठीक, अब आइए पहली बात कि एक कंसेप्ट समझते हैं कि वास्तव में रिलीजन, ठीक, क्वेश्चन खड़ा होता है कि रिलीजन क्या है। नो डिफाइन ऑफ रिलीजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में रिलीजन को डिफाइन किया ही नहीं गया है। क्लियर? तो इस सिचुएशन में रिलीजन क्या है? लेकिन जब रिलीजन को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन रिलीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई है, जो डिफरेंट वर्डिक्ट आई है, उसमें रिलीजन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है एकदम डिफरेंट। वो कहता है कि रिलीजन के दो पार्ट है। एक है एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिलीजन, पार्ट्स ऑफ रिलीजन, एंड सेकंड इंटरनल पार्ट्स ऑफ रिलीजन। क्लियर? इंटरनल पार्ट ऑफ रिलीजन के अकॉर्डिंग रिलीजन फेथ एंड बिलीव है। ठीक, फेथ एंड बिलीव है, और इसे कहेंगे आस्था और विश्वास। क्लियर? फेथ एंड बिलीव मीन्स आस्था और विश्वास। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिलीजन है वर्किंग प्रोसेस। वर्किंग प्रोसेस, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिलीजन इज द वर्किंग प्रोसेस। क्लियर? अब सपोज दैट ये दो चीजें हैं। अब यहां पर रिलीजन को अगर देखते हैं, रिलीजन की पोजीशन को अगर हम देखते हैं, तो जितने भी रिलीजन हैं उन सब रिलीजन का एक ही ऑब्जेक्ट है, इनके साथ रिलेशन। एंड मीन्स रिलीजन का एक ही धर्म, एक ही मान्यता देता है, धर्म का एक ही अप्रोच है कि ईश्वर के साथ, यानी उस सुप्रीम अथॉरिटी के साथ, रेशनल सुप्रीम अथॉरिटी के साथ रिलेशन स्थापित करने के लिए रास्ता दिखा। यही है। अब यहां से तो यहां पर जो रिलीजन है वह है फेथ एंड बिलीफ। फेथ एंड बिलीफ इंटरनल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ये एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिलीजन है। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिलीजन है। ठीक, अब जब एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिलीजन है, इस एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिलीजन में क्या है? प्रोपेगेंडा है, प्रैक्टिस है और प्रोफेशन है। प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेंडा। ठीक, एनिमीज एक्सटर्नल पार्ट में मानने, आचरण करने
वह प्रचार। ठीक, प्रोफेशन है, प्रैक्टिस है और प्रोपेगेंडा है। ठीक, और यहां पर है कॉन्शियसनेस। ये क्या है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब अंतःकरण, इंटरनल कॉन्शियसनेस में अंतःकरण। ठीक, अब अगर पूरे पोजीशन को अगर देखते हैं तो इसमें लिखता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। अंतःकरण के अनुसार धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की। ठीक, अब ये इसको अगर ले लेते हैं तो ये एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट है। ठीक, अब अगर इस पार्ट्स को अगर हम हटा दें आपके लाइफ से तो कैफ तुम अपने रिलीजन को डिफाइन कर सकते हो? इस पार्ट को हटा दे, आप के धर्म से इस पार्ट्स को हटा दे तो आप अपने धर्म को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पीके मूवी देखा है? नहीं देखा है? जाके देख। ठीक, पीके मूवी में पुजारी जी के सामने 4 लोग आते हैं। ठीक, चारों लोग अलग अलग ड्रेस पहन के आते हैं। समझ रहे? शांत रहो। ठीक, तो अलग अलग ड्रेस में आते हैं और जब अलग अलग ड्रेस में आते हैं तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में पूछता है कि आप इनके धर्म को बताइए। तो जो आचरण है सबका या ड्रेस देखकर पुजारी महाराज कहते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। ठीक, यही बोलता है। उसके बाद उन्होंने अपना ड्रेस बदल दिया, उन्होंने अपना ड्रेस हटा दिया। तो उस व्यू से क्या निकला कि उनका धर्म कुछ और था, ड्रेस कुछ और है। इसका मतलब कि रिलीजन का जो एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट है, वह पार्ट क्या है? वह पार्ट दिखावटी है, वह आइडेंटिफिकेशन है। ठीक, और अगर इस एक्सटर्नल पार्ट को अगर करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, एनिमीज कि प्रोफेशन जो है, प्रैक्टिस है और प्रोपेगेंडा है, अगर इसको करने की परमिशन आपको नहीं दे तो हाउ कैन डिफाइन स्टेट इज द सेकुलर स्टेट? तुम कैसे डिफाइन करोगे कि राज्य का जो नेचर है वह सेकुलर है? क्योंकि सेकुलर स्टेट का मतलब देयर इज नो सपोर्ट ऑफ एनी रिलीजन बाय स्टेट। राज्य द्वारा किसी धर्म का सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि रिलीजन के मामले में स्टेट न्यूट्रल है। स्टेट की पोजीशन एकदम न्यूट्रल है। स्टेट का वर्क रिलीजन के मामले में है कि मेंटेन द सोशल सिस्टम, मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, maintain the law and order, maintain the social system, and that is the use of religious work. And without restriction, without fear, man is the use of religious work. यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी डर के
व्यक्ति अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का क्या कर सके, प्रयोग कर सके, धार्मिक स्वतंत्रता का यूज कर सके, धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का यूटिलाइजेशन कर सके। क्यों? क्योंकि जो कॉन्शसनेस है, जो कॉन्शसनेस का मतलब इंटरनल कॉन्शियस। अच्छा, एक सीधी सी बात, अभी तक हम उनका नाम नहीं बोल रहे थे, आप लोग डिफाइन कर पा रहे थे कि उनका धर्म, नहीं डिफाइन कर पाएंगे? नहीं, नाम से थोड़ा मोड़ा हो सकता है, नहीं धर्म हो जाएगा। तो लेकिन किसी न किसी रिलीजन को लेकर उनके अंदर फेथ है, उनके अंदर बिलीव है, और जिस रिलीजन को लेकर फेथ एंड बिलीव है, उस रिलीजन के अकॉर्डिंग अगर उन्हें वर्क यानी मीन्स प्रोफेशन, प्रैक्टिस और क्या कहा जाता है कि प्रोपेगेंडा अगर की परमिशन नहीं, तो हाउ कैन डिफाइन द रिलीजियस फ्रीडम? आप कैसे डिफाइन करेंगे कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिली? ठीक, इसलिए सबको रिलीजियस फ्रीडम दे, इसके लिए स्टेट के पास कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है कि पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरलिटी, यानी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ के अंडर पर या बेस पर स्टेट आपके रिलीजियस फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते। इसलिए कहा जाता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अंडर, यानी पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरलिटी के अंडर में रहकर संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने, प्रचार करने और मानने की स्वतंत्रता देता है। ठीक, इसका मतलब कि पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ के अंडर में रहकर आपको अपने रिलीजियस फ्रीडम के, अपने रिलीजन के अनुसार वर्क करने की क्या है, फ्रीडम है। ठीक, यानी इसके अंडर में रहकर आप अपने इंटरनल कॉन्शियस के अकॉर्डिंग धर्म को मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं और अब अंडर द पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ का मतलब क्या है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट राइट, देयर इज नो एब्सोल्यूट राइट, बट राइट टू रिलीजन इज द लिमिटेड राइट। जैसे ये नहीं कह सकते कि हमें रिलीजियस फ्रीडम है, हमें रिलीजियस फ्रीडम है, तो अगर रिलीजियस फ्रीडम है तो आप अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हुए आप किसी ऐसे चीज को नहीं मान सकते हैं जिसके कारण आपका धर्म या आपकी धार्मिक स्वतंत्रता, क्लियर? तो इन सभी स्थितियों को लेकर या इन सभी स्थितियों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो कंसेप्ट है, जो राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस रिलीजन, वह कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी पर्सन को अनलिमिटेड राइट नहीं देता। इसीलिए कहा जाता है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट राइट ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम, बट बाय स्टेट अंडर द पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ के बेस पर आपके रिलीजियस फ्रीडम पर क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अब जब इसके बेस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, इसका मीनिंग हो गया कि रिलीजियस फ्रीडम की जो है
वह स्वतंत्रता अनलिमिटेड नहीं होगी बल्कि लिमिटेड। बस अब दूसरा डायमेंशन अगर समझना है, यहीं पर अगर समझ लेते हैं तो सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है यहां पर समझने का कि पहली बात कि दैट इज द यूज ऑफ द फ्रीडम वर्ड्स, नॉट लिबर्टी वर्ड्स। इन दिस आर्टिकल दैट इज द यूज ऑफ फ्रीडम वर्ड्स, फ्रीडम, फ्रीडम, no use of liberty words, no use of liberty। और फ्रीडम वर्ड्स क्या है? लिबर्टी प्लस रिस्ट्रिक्शन इक्वल टू फ्रीडम एंड कॉन्शियसनेस इज नोन एज लिबर्टी। क्लियर? इज नोन एज लिबर्टी। बट विचार बन जाता है, ठीक। एंड डेट प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड हेल्थ इज द वर्क ऑफ रिलीजन। ये एक्सटर्नल पार्ट है, इसको लेकर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते, ठीक है।